और ये पूरे इस एरिया लद्दाख में ये फेस ऑफ है। नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे, लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है, इससे ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए, अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है, राइट? और चाइना इसी को देखता है और चाइना की पॉलिसी रही है, आज से नहीं बहुत पहले से ये चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कब से हम लोग गलवान के बाद से रादर ज्यादा हो गया है, लेकिन गलवान के पहले से भी फेस ऑफ था और ये पूरे इस एरिया लद्दाख में ये फेस ऑफ है। नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे, लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। अब एक खबर आई है कि 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब। देखिए, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये मेरी तरफ से कोई आप मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं, राइट? 12 तारीख को डोवाल साहब मिलते हैं वांग यी से। 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डिसएंगेज कर सकते हैं। किसी का फायदा नहीं है, आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं। आप लोगों के बंदे पहले आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका इलाका हो। हम लोग बाद में आए, इसका कोई फायदा नहीं है। डोवाल साहब ने कोई बताई होगी, कोई स्टोरी समझाई होगी, हमें तो नहीं पता क्या बात हुई है, बिकॉज ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनकी 99% चीजें खुफिया रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं यार, हमें तो नहीं पता लगती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं। बाय द वे, मीडिया वाले खुद ही खुद कोई स्टोरी बनाते रहते हैं, उनकी तरफ से बयानात बहुत ना के बराबर आते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एनीवे, कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों, इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या। ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यह बोला है कि भाई साहब, दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। The China-India border situation is generally stable and under control. तो भाई साहब, ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है, आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो।
जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना, देखो हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था। मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे? 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों। मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए, अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉर एवर यार, हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे। हमारी आदत है, हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है। आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए, आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने। तो देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं, चाइनीज को आदत नहीं है। तो अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट? यहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पे जयशंकर साहब स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में डोवाल साहब मिल रहे हैं 12 सितंबर को। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को चाबी दे रहे हैं वहां पे। और यहां पे जेनेवा में डॉक्टर जयशंकर हैं। और डॉक्टर जयशंकर साहब यहां पे एक थिंक टैंक में बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर. Negotiations are going on. We have made some progress. I would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out. We will have some things to do. We still have some things to do. अब आप एक बात देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा क्या करा भारत ने कि चाइना मान गया? क्योंकि चाइना की तो आदत है आंखें दिखाने की। मैं आपको समझाऊंगा छोटे में, आपको बड़ा मजा आएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि लीडरशिप, चाइना's पोजीशन ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ये काफी लंबे चौड़े साहब नोट्स हैं, इसको छोड़िए, मैं मुद्दे पर आता हूं, ठीक है ना दोस्तों? चाइना जो है ना वो डर सूंघ लेता है। इट कैन स्मेल फियर। फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है, उसको पता है कि कोई देश है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या करें यार, अगर हम ये कर देंगे तो चाइना बुरा मान जाएगा, फिर चाइना वो कर देगा तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन दोस्तों देशों के दिमाग में दोस्तों चलते हैं, राइट? और चाइना इसी को देखता है और चाइना की पॉलिसी रही है, आज से नहीं बहुत पहले से, ये चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो। दबाव, चुनाव पे दबाव बनाओ, मीडिया पे दबाव बनाओ, एनजीओस के थ्रू दबाव बनाओ, प्रोटेस्ट के थ्रू दबाव बनाओ, डिप्लोमेसी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। 8-10 ऐसी चीजें हैं जिससे चाइना किसी भी देश के ऊपर दबाव बनाता है। और ऐसा दबाव बनाता है कि आप, ऐसा नहीं कि एक जगह से दबाव आ रहा है। आपको क्या लगता है कि उसने सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत पर दबाव बनाया? नहीं, भारत में प्रोटेस्ट भी हुए। भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करा, करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर, वो कर चुका है इंटरफियर 2024 के चुनाव में। चाइना ने बहुत एआई का इस्तेमाल करके गलत नैरेटिव फैलाना, ये फैलाना, चाइना बहुत कर चुका है, राइट? जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसके थ्रू प्रोपेगेंडा करना, अपने एनजीओस के थ्रू जो इंडिया के अंदर हैं, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर एनजीओस हैं उनके थ्रू, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके थ्रू, हर एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से हमला करा। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा कोई।
थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? यह बात तो हमने कल भी डिस्कस करी थी और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना अपने दोनों हाथ खुले चाहता है। चाइना ने अपने दुश्मन अमेरिका को, मैं दुश्मन ही बोलूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई लाग लपेट करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने अपने दुश्मन को एक तो ईरान के थ्रू फंसा दिया, आपके इजराइल हमास की लड़ाई में फंसा दिया, दूसरा वो वैसे ही फंस गया रशिया और यूक्रेन के चलते। तो चाइना के दोनों हाथ खाली, चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए। अब क्योंकि चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए तो चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, और चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहां पे जो अमेरिका है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से पीस डील साइन करो। अरे भाई नेतन्याहू, प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम जल्दी से साइन करो, सीज फायर करो। अरे यार ज़ेलेंस्की, तुम कुछ अंदर घुस जाओ रशिया के नेगोशिएशन में। यू सी, अमेरिका अब छटपटा रहा है। चाइना को लगा कि हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन उसके गले में हड्डी बन गया हमारा नेशनल रिजॉल्व। ये सच्ची बात है दोस्तों, और ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सच भी है एब्सोल्युटली। एक तो एनालिसिस होता है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये सच है। चाइना के गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी, भारत का आम जनता, यहां की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी, उसको लगा कि ये लड्डू है, मुंह में डालेंगे घुल जाएगा, खा लेंगे। उसको यह नहीं पता था कि ये जैसे मछली को पकड़ने वाला कांटा है ना, एक बार गले में फंस गया फिर ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। और ये दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां पे अमेरिका फंसा है दो फ्रंट पे। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे खिलाफ हमें बताती है नंबर 1 थ्रेट है, वो हर जगह फंसे हुए हैं। वो हर जगह फंसे हुए हैं, हम खाली हैं, लेकिन हम भी तो फंसे हैं भारत के साथ। आप समझ रहे हैं, जिस जाल में उसने अमेरिका को फंसाया, उस जाल में वो खुद फंस गया चाइना। क्योंकि यहां पे चाइना के लाखों ट्रूप्स, लाखों फौजी वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, और यहां पे लाखों इंडियन ट्रूप्स तो पहले भी थे वहां पे। हां, हमने दुगने तिगुने कर दिए, वो बात सही है, ये बात सही है। लेकिन जब मैं भी था दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे चाइनीज आर्मी थोड़ी ना थी। कभी कभी उनके बॉर्डर पेट्रोल आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ हिलाते थे, वहीं से गो। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहा हूं, एक बार गोली नहीं चली, एक बार गोली नहीं चली जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था। इस तरफ भारत, इस तरफ तिब्बत, और तिब्बत और भारत, वहां पे चाइनीज आते थे। आज तक किसी ने किसी को हथियार नहीं दिखाया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बस हाथ हिला के ऐसे स्माइल करते थे, हम हाथ हिला के स्माइल करते थे, चले गए। जो गोलियां चलती थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलती थी पाकिस्तान के खिलाफ। यहां पे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं होता था चाइनीज फौजियों और हमारे फौजियों के बीच में। ये बाद में होना शुरू हुआ है, ये खटपट या मारकाट ये बाद में शुरू हुई है, जब चाइना को अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखा। उसने बोला कि नहीं साहब, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और हमारे पास पैसा आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको जियोपॉलिटिकली समझाऊं, ये है कि चाइना फिर से अपने हाथ और खुले चाहता है। अमेरिका के हाथ उसने बांध दिए हैं, और अमेरिका के हाथ दोस्तों अभी बंधे रहेंगे कुछ समय तक, चाहे दोनों लड़ाइयां खत्म हो जाए, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो गया है, एफर्ट इतना जा चुका है। अभी अमेरिका तो अफगानिस्तान के चंगुल से ही नहीं निकल पाया था ठीक से, कि ये दो बवाल और उसके गोद में आके बैठ गए, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास। तो भाई साहब, अमेरिका तो जूझ रहा है, लेकिन अगर इसको अपना वर्चस्व कायम करना है चाइना को, तो फिर चाइना को अपने हाथ छुड़ाने पड़ेंगे, और ये गलवान और ये ईस्ट लद्दाख, इन सब से उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है, इन पर भरोसा नहीं करना यार, इन पे भरोसा नहीं करना चाइनीज पे। ये चाइनीज, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे हैं जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त हैं फौज में। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल, यू नो। मैं आपको बताता हूं होता क्या है, हम लोगों का ना माइंडसेट क्या है एज इंडियंस, फौजी हो नॉन फौजी हो। ये बात तो गलत है कि हम लोगों ने कभी किसी के पे अटैक नहीं करा, और हम लोग कभी गए नहीं। ये जो हम लोग आपस में हमारे बॉलीवुड वाले चूरन बेचते हैं ना, कि हमारे देश ने कभी किसी पे हमला नहीं करा, दिस इज नॉट ट्रू। हमले बहुत हुए हैं, और भारत से ही हुए हैं। अगर आप चोल साम्राज्य के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आपको पता लगेगा कि श्रीलंका जो था वो चोल साम्राज्य के अंडर था, राइट। पूरे श्रीलंका को घेर लिया था। और साउथ ईस्ट एशिया, अंकोर वाट के मंदिर किसने बनाए?
ये पूरा का पूरा एरिया जो साउथ ईस्ट एशिया का इतना बड़ा एरिया, ये तो चोल साम्राज्य के अंडर था। महाराजा रंजीत सिंह काबुल पहुंचे, खालसा फौज का झंडा वहां पे परचम लहराया काबुल में। और अगर हम बात करें डोगरों की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह का नाम कौन नहीं जानता, तिब्बत खड़का दिया। तो ये कहना कि भारत वाले कहीं बाहर नहीं लड़े, पर हां हमारी लड़ाई में हर समय नैतिकता रही है। आपने कभी ये नहीं सुना, आपने ये सुना होगा राइट, और आपने पक्का सुना होगा कि और इतिहास गवाह है इस चीज का कि वहां पे मुगल फौजें आई तो औरतें उठा के ले गईं, और बाहर से ये मोहम्मद बिन कासिम आया, ही केम टू सिंध, वहां से राजा दाहिर की बेटियां उठा के ले गया, और यहां पे ये आए ये औरतों के साथ। आपने कभी सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज का? हाँ, लड़े मुगल से, काट दिया मुगलों को। पर चाहे औरत किसी भी धर्म की हो, दुश्मन के घर की हो, उसके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर समय हाथ जोड़ के पूरी इज्जत करी औरतों की। यही चीज वेस्टर्न इंडिया में राजपूतों ने करी, यही चीज खालसा फौज ने, और खास तौर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की फौज ने। ठीक है, मुगलों को मारा, काटा, लड़े, उनसे जो भी करे, औरतों के साथ कभी गलत नहीं करा। ये इस देश की मिट्टी का एक संस्कार है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं बताने के लिए, जो इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है ना, कि हम लोगों ने बोला कि हमारे यहां ये हुआ कि जब हमने साइन करा ना उनके साथ, चाइना के साथ ट्रीटी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कल्चरली भी होता है हमारे साथ। हमने बोला नहीं यार, अब हमने साइन कर दिया है, हमने जबान दे दी है, कोई बात नहीं, हमने जबान दे दी है यार, अब ना हम तोड़ेंगे ना तुम तोड़ोगे, ये इज्जत की बात है, हाथ मिलाओ, कहानी खत्म। लेकिन इज्जत की बात होती नहीं है यार, ऐसा होता नहीं है मॉडर्न दुनिया में। मैं आगे की बात कर रहा हूं, जो पीछे हो गया सो हो गया। यही धोखा पाकिस्तान ने हमें कारगिल में दिया था, क्योंकि वो नक्शे साइन करे गए थे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये एरिया भारत का है, और ये 1972 में नक्शे साइन करे गए थे। पाकिस्तान ने भी साइन करा, भारत ने भी साइन करे, ये दोनों नक्शे हम लोगों ने साइन करे थे। और उसके बाद सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, और वहां पे उनका कब्जा था, यहां पे हम लोग थे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ दिया और कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। वही करार चीन ने हमारे साथ तोड़ा, डील साइन हुई थी। तो जो भारतीय सेना में मुझसे तो सीनियर है, मैं तो उनको कुछ ऐसा, मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैं उनको दे सकता हूं ना। ये फॉरेन पॉलिसी के जो लोग बैठे हैं हमारे नॉर्थ ब्लॉक में, दे नो बेटर, फार बेटर। हम तो अपने व्यूज ऐसी सोशल मीडिया पे देते रहते हैं, लेकिन अब भरोसा नहीं करना किसी पे। एज एन इंडियन मैं बोल रहा हूं, नॉट एज एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एज एन इंडियन बोल रहा हूं, उन पर भरोसा नहीं करना। ठीक है, जो असुर शक्तियां होती है ना, फिर उनके साथ असुर बन के लड़ना पड़ता है, उनके साथ असुर बन के ही लड़ना पड़ता है जो असुर शक्तियां होती हैं। और ये पाकिस्तान और चाइना असुर शक्तियां हैं। ये धोखा देंगे, ये फरेब करेंगे, ये साइन करके, कसम खा के। आपको पता है जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी है, जफरनामा औरंगजेब को बैटल ऑफ चमकौर साहिब में मुगलिया फौजों को हराने के बाद, आप कभी जफरनामा पढ़िएगा तो जफरनामा में उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, ही हैज सेड कि तुमने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी। ही इज टेलिंग औरंगजेब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हैं वो औरंगजेब को बोल रहे हैं कि तुमने कुरान पे रख के कसम, हाथ कुरान पे रख के तुमने कसम खाई थी कि तुम ये काम नहीं करोगे, फिर तुमने काम करा, अब तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। वो पढ़ना कभी जफरनामा, दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। जफरनामा इज द पिनेकल ऑफ डिप्लोमेसी। उस जमाने में इट्स सच अ सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ वर्क, वो अलग लेवल की चीज है वो जफरनामा, आप कभी पढ़ना। तो दोस्तों वही चीज है, जफरनामा की स्पिरिट हमें लानी पड़ेगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्पिरिट हमें लानी पड़ेगी, उनकी आत्मा जो उन्होंने जो बोला था वो हमें समझना पड़ेगा। ये अब भरोसे के लायक नहीं है, इन्होंने जबान तोड़ दी, पाकिस्तान ने भी और चाइना ने भी। अब ठीक है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो जाए, नॉट एन इशू, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है। लेकिन ये फिर आएंगे, आज की तारीख में कमजोर हैं, ये फिर पलट के वार करेंगे। तो जो भी हम साइन करें ना, ठीक है आप साइन करो, एक कॉपी उनको, एक कॉपी हमारे पास, लेकिन उस सिग्नेचर पे भरोसा मत करना, चाइनीज पलट के वार करेगा।
दोस्तों अब चलते हैं, कुछ सवाल और जवाब लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल है रविंदर सिंह शेखावत जी का। ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही था तो नेटो ने यूक्रेन को क्यों ज्वाइन कराया अगर फोकस चाइना था। अच्छा, ये रविंदर सिंह जी आप बात कर रहे हैं कल के बारे में, जब मैंने बोला था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। ठीक है, सब ऐसा है कि आपका ये कहना है, जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि अगर फोकस चाइना था वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो जानबूझ के लड़ाई क्यों शुरू करी यूक्रेन को तुम नेटो ज्वाइन करो। देखिए, नेटो ने यूक्रेन को नहीं बोला कि तुम नेटो ज्वाइन करो, यूक्रेन ने अप्लाई करा था नेटो ज्वाइन करने के लिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि नेटो की तरफ से नेटो को ये नहीं लगा था। क्या होता है कि हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगा। कुछ भी हो सकता है, ये वो कुछ भी हो सकता है। इनका ये अनुमान था कि बातचीत तो चल रही है। उनको ये नहीं पता था कि पुतिन बहाना ढूंढ रहा है अंदर घुसने का, और पुतिन अंदर घुस गया। ये नेटो की आपकी जो रविंदर सिंह शेखावत जी आपने जो पॉइंट दिया है, पॉइंट बिल्कुल वाजिब है आपका, बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, नेटो ने ये एस्टिमेट नहीं करा था, अमेरिका ने ये एस्टिमेट नहीं करा था, लास्ट मोमेंट तक इनको यही लग रहा था कि यार नहीं घुसेंगे नहीं घुसेंगे, जबकि अमेरिका के कुछ लोग कह रहे थे कि रशिया इन्वेड करने वाला है। A lot of people in the US were saying they are going to invade. इनकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हो गया और पुतिन अंदर घुस गया। तमिल कुकिंग चैनल इविल गेमर, वाह। Should India or US help Taiwan get nukes to safeguard Taiwan's sovereignty, or is it that Taiwan doesn't want nukes? अब Taiwan doesn't want nukes और want nukes ये तो मुझे नहीं पता है, बट आपका ये कहना है कि क्या इंडिया और यूएस को ताइवान को न्यूक्लियर वेपन्स देने चाहिए उसकी सोवरेनिटी सेफगार्ड करने के लिए? मेरा मानना है कि बिल्कुल देने चाहिए, भारत को तो देने चाहिए। भारत बात करे यूएस से, बाकी और वेस्टर्न कंट्रीज से, और अग्नि मिसाइल ताइवान में लगा दे 10-15, सीधी बात है। आपको अगर चाइना को, बिल्कुल आप देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर ये चाइना की गर्दन है ना, तो ताइवान इज लाइक अ नाइफ हियर, एक चाकू की तरह छोटा सा ताइवान यहां पर लगा हुआ। अगर इस चाकू में न्यूक्लियर वेपन हो ना, 15 अग्नि मिसाइल हो जो कि टॉप 15 चाइनीज सिटीज को टारगेट करें, फिर आप देखना। ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई फुली सपोर्ट दिस। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी हो गया यार, थोड़ा सा मैंने समझाने की, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं ना कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, वो सोच बहुत जरूरी है। तब आपको पता लगा हमारे फैसले हमारी सोच का नतीजा है, और मैं ये चाह रहा हूं कि सोच बदलें। अब भरोसे का वक्त नहीं है, अब भरोसा नहीं करना इन दोनों पर, कभी नहीं करना। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।